जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम क्लास 10th का ICSE RS अग्रवाल का मैथ कर रहे हैं। उसमें मैंने आपको मैंसुरेशन भी करा दिया है, यूनिट 4 चैप्टर नंबर 21। इसके एक एक एक्सरसाइज एक एक क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करा दिया। अब मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस करवाऊंगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखना। देखो जी, पहले आप इसमें इंट्रोडक्शन क्लास बहुत अच्छे से देख लेना। अगर आप इंट्रो नहीं देखोगे तो फिर तो देखो दिक्कत आएगी। सीधा क्वेश्चन नंबर से मैं अगर करवा दूंगा तो आपको पहले सारी आपको इंट्रो बहुत अच्छे से देखनी है। इसमें तीन ही टॉपिक है, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो इसकी एक एक चीज को बहुत अच्छे से सीखेंगे। और अगर आप 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का कुछ नहीं पढ़ के आए, कोई बात नहीं, मैं आपको इसमें सब बताऊंगा। और इसमें टेबल याद करनी होती है, जैसे sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, sin 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2, वो भी मैं सारी आपको बता दूंगा, ठीक है। बस आपने घबराना नहीं है और आप इसको बस पेशेंस के साथ देख लेना। कंप्लीट वीडियो को देखो। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर है हमारा 23, हाइट एंड डिस्टेंस, ICSE बोर्ड, ठीक है, RS अग्रवाल। तो इस चैप्टर को CBSE वाले स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उनका लेवल थोड़ा हाई हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है इसमें, सेम टॉपिक हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। चलो देखो, तो पहले मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बताता हूँ क्या पढ़ना है। एक आपको लाइन ऑफ साइट दे रखा है इसने, जिसको मैंने LOS लिख दिया, यहाँ पर लिख देता हूँ लाइन ऑफ, एक लाइन ऑफ साइट है इसमें डियर स्टूडेंट्स। दूसरा है इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तीसरा है इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। अब इन तीनों चीजों को क्रिस्टल क्लियर करते हैं, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, चलो देखिए इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें आपको ये दे दिया, मान लो ये कोई पोल है या फिर ये कोई बिल्डिंग है, इस तरीके से दे देगा, या फिर ये कोई टावर है या फिर कोई ये एक ट्री है, ठीक है, इस तरीके से दे देगा। अब इसकी हाइट मैंने इसको A मान लिया, इस पॉइंट को मैंने B मान लिया, और यहाँ से ये ग्राउंड है, ठीक है, ये मैंने ग्राउंड वाली लाइन ले ली, ये हो गया C, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब ये हो गया, मान लो अगर मैंने बिल्डिंग मानी है, मैंने A भी एक बिल्डिंग मानी है, ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, ये बिल्डिंग का बॉटम हो गया। और ये कीवर्ड्स याद रखने हैं, आप इन क्वेश्चनों को बस बहुत इजीली करके ले जाएंगे। और ये बिल्डिंग का फुट भी हो गया, ये बिल्डिंग का बॉटम भी हो गया, और ये बिल्डिंग का टॉप हो गया, ठीक है। अब देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन और LOS मैं आपको एक ही फिगर में समझा दूंगा। देखो क्या होता है, देखो यहाँ पर मान लो कोई पर्सन, यहाँ पर कोई पर्सन खड़ा है, चलो चिंटू चिंटी कंसीडर कर लेते हैं। ये यहाँ पर यहाँ पे चिंटी खड़ी है और यहाँ पर चिंटू खड़ा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है, देखो बिल्डिंग छत के ऊपर चिंटू खड़ा है और ये ग्राउंड पर, छत पे चिंटी खड़ी है और ग्राउंड पे ये चिंटू खड़ा है। तो देखो, अब जैसे ही इसकी नज़र पड़ी, इसने देखा जी चिंटी खड़ी है जी ऊपर, इसने चिंटी को देखा, ठीक है। ये देखो यहाँ से किससे देखा जाएगा, आईज से ही देखेंगे। ये चिंटू की आईज हैं, ये चिंटी की आईज हैं, ठीक है। तो जैसे ही चिंटू ने चिंटी को देखा, और फिर अब इसके बाद क्या हुआ, देखो ये वाली जो लाइन है, इसको देखो, इस लाइन को क्या बोलते हैं, LOS। LOS मतलब लाइन ऑफ साइट, ठीक है, लाइन ऑफ साइट। अब जैसे ही यहाँ से देखो, जैसे ही चिंटू ने चिंटी को देखा, यहाँ से जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बना, इसी एंगल को बोलते हैं थीटा, और इस एंगल को ही बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। कंसेप्ट अच्छे से सीख लेना, बस फिर क्वेश्चंस करने में तो बहुत मजा आएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, समझ आ गया। अब देखो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, HL लिख दिया मैंने, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये आपको पता है, ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, समझ आ गया। एंगल ऑफ एलिवेशन आपको समझ आ गया। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बताता हूँ मैं आपको, इस अलग से बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अलग से बताता हूँ। यहाँ पर A, B और C। अब क्या हुआ, अब कोई जब नीचे से ऊपर देख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ एंगल बनता है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। अब यहाँ पर चिंटी थी, ठीक है, अब यहाँ पे चिंटू है, ठीक है, अब यहाँ पर चिंटू अपनी मस्ती में है। अगर अब चिंटी चिंटू को देख रही है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, देखो, अब चिंटू चिंटी को देख रही है। अब एक बात याद रखना डियर स्टूडेंट्स, एंगल जो भी बनेगा,
ठीक है, वो ओरिजेंटल लाइन के साथ ही बनेगा। तो हमने क्या करा डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक इसके पैरेलल एक लाइन कंसीडर कर ली, ठीक है, इसके पैरेलल एक लाइन ले ली हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। एंगल जो भी बनेगा, चाहे वो एंगल ऑफ एलिवेशन हो चाहे वो एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा, ठीक है। अब ये जो एंगल बना ये थीटा, यही है हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। वो वाला डिप्रेशन नहीं जब तुम्हारे नंबर कम आ जाते हैं तुम डिप्रेशन में चले जाते हो, ये वो वाला डिप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये वाला डिप्रेशन है जब चिंटी चिंटू को देख रही है, ठीक है। तो देखो जब एंगल हमेशा क्या बनेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही बनेगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ आ गया। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताने वाला हूं। देखो मैं एक चीज कहने वाला हूं, हमेशा एंगल ऑफ डिप्रेशन एंगल ऑफ एलिवेशन के इक्वल होगा। आप कहेंगे सर आप ये क्या बोल रहे हो सर आप, देखो कैसे, एंगल ऑफ, मैंने बताया जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा वही हमेशा एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, ठीक है। मैं दोबारा बताता हूं एक बार, जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा वही एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। कैसे, सुनो, जब देखो आपको पता है ये लाइन इसके पैरेलल है और अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है, कॉमन सेंस है, ये भी थीटा हो गया क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। देखो अल्टरनेट, ये क्या हो गए, अगर पैरेलल लाइन के अंदर है तो इंटीरियर, और ये देखो अल्टरनेट है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो गए। अब यहाँ से आपने माय डियर स्टूडेंट एक कंक्लूजन निकाल लिया, एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा इक्वल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन की, ठीक है। और इसी को, इस लाइन को तो आपको पता ही है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही आंखें, जैसे ही नैन मटक्का हुआ और जो ये हमने लाइन कंसीडर करी और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। समझ आ गया, ये चिंटी थी और ये चिंटू। अब इसमें एक चीज और मैं आपको बताने वाला हूं, देखो आपको सारी बातें ये समझ आ गई। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी कोई पर्सन नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन, और जब भी कोई पर्सन ऊपर से नीचे देखता है जो एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। एक बार बोलो आप ये चीज भी, ठीक है, बोल लिया होगा आपने ये चीज भी, ठीक है, साथ साथ याद रहेगा। और अभी मैंने तीनों बातें क्लियर कर दी, लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जब भी डिप्रेशन का क्वेश्चन आएगा हम ट्रायंगल तो यही कंसीडर करेंगे, बस इसको यहाँ से थीटा लेके बता देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, वो चीज लिख देंगे क्योंकि ये दो लाइन क्या है, पैरेलल है। क्योंकि ये वाले कंसेप्ट आपको सभी ने आपने पढ़े होंगे 9th क्लास में, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइन होती है, ये ट्रांसवर्सल लाइन होती है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होता है क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। वही वाला कंसेप्ट मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है। ये आपने पढ़ा होगा, आई होप, नहीं पढ़ा तो मैंने फिर भी बता दिया, ठीक है। देखो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सब चीज समझ आ गई, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला। इस चैप्टर के बारे में तो आपने सब पढ़ लिया, ठीक है, लेकिन आपको वो बेसिक्स नहीं पता या फिर तो बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। मैं आपको वो सारे बेसिक्स भी बताने की कोशिश करूंगा। तो एक बात ध्यान रखना कि इधर देखिए, अब मैं आपको सारे बेसिक्स बताऊंगा। देखो मैंने ना ये जो मैं अब आपको सारे बेसिक्स बताने जा रहा हूं तो वो मैंने ना आपको बता दिए हैं। ट्रिग्नोमेट्री की क्लास देखना, उसमें मैंने इंट्रोडक्शन में आपको सब बता दिया है ये चीज़, लेकिन मैं यहाँ पे दोबारा रिपीट कर देता हूँ इस चैप्टर के लिए, लेकिन मैंने वो वहाँ पर बता दिया है तो आप वहाँ भी देख सकते हो। अगर आप वहाँ नहीं देखना चाहते तो मैं यहाँ पर भी रिपीट कर देता हूँ उस चीज़ को, ठीक है। चलो देखो अपने पास, देखो अब इसमें थोड़ा सा जल्दी रिपीट कर दूंगा मैं उस चीज़ को क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, ठीक है। देखो अपने पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उस चैप्टर को देखने के बाद ही ये चैप्टर करना है, नहीं तो इसको, इस वीडियो को पॉज करके आप ट्रिग्नोमेट्री में चले जाइए, ठीक है। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास 6 होते हैं। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, कौन कौन से, साइन एक्स, ठीक है, कोज एक्स और टेन एक्स, ठीक है, कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स और बताओ सिकेंट एक्स, ठीक है। ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। अब बड़े ध्यान से देखना, इस कंसेप्ट के बिना तो आप इस चैप्टर को हिला ही नहीं सकते जो मैं आपको कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो ये मैंने, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल से होंगे। देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले ली ABC। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं पता राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है जिसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ, अगर मान लो यहाँ पर आपने थीटा लिया, ठीक है, यहाँ पर अगर आपने थीटा लिया तो हमेशा ये आप अपनी फेयर नोटबुक पे अगर लिख लो, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। और ये तो हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने वाला तो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये हमेशा क्या होगा, जो बच गया ये हमेशा क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। B से 20, P से परपेंडिकुलर, H से हाइपोटेन्यूज।
समझ आ गया ये कंसेप्ट भाई? ये कंसेप्ट अगर आपको नहीं आता तो आप इस पूरे चैप्टर को नहीं कर पाएंगे, ठीक है। देखो अगर थीटा मान लो, अगर थीटा देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये मैंने ए बी सी ले लिया और ये 90 डिग्री है। अगर डियर स्टूडेंट थीटा आपने यहाँ लिया है ना, अगर थीटा आपने ये लिया, थीटा के सामने अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज अपनी जगह कभी भी चेंज नहीं करेगा क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज होता है और ये हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। इन तीनों में सबसे बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज होती है। समझ आ रहा है? एक एक कंसेप्ट बारीकी से बताऊंगा ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना आए और ध्यान से सुनते रहना बस, ठीक है। अब देखिए, अब मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है, ठीक है, मैंने आपको इसके बारे में बता दिया। देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे चाहे मैं आपको यहाँ पे लिख के दे भी देता हूँ कि थीटा के, ठीक है, थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होगा, मैंने लिख भी दिया, आप लिख लेना, ठीक है। ये मैंने वैसे ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन में भी बता रखा है, मैंने आपको यहाँ भी बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसके बिना हम ये चैप्टर स्टार्ट नहीं कर सकते इस करके। अब देखो, अब एक चीज ध्यान रखना, ये आपको पता होगा, ये और भी बहुत सारे होते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और भी बहुत सारे होते हैं, और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले, सोना से एस से साइन, ठीक है, सी से कोस और टी से माय डियर स्टूडेंट टेन, ठीक है। अब बहुत इजी है ये, देखो अगर आपने थीटा इसको मान रखा है तो देखो इसके अलोंग करते हैं। अब देखो साइन, एस से साइन, तो देखो साइन थीटा का आपके पास क्या फॉर्मूला बन गया, साइन थीटा लगा लो या एक्स लगा लो, क्या बन गया, पी अपॉन एच, ठीक है। देखो पी अपॉन एच, और कोस थीटा का क्या फॉर्मूला बन गया, फटाफट बताओ, बी अपॉन एच, ठीक है, ऊपर से नीचे बी अपॉन एच। और टेन थीटा का क्या फॉर्मूला बन गया, ठीक है, टेन थीटा का क्या फॉर्मूला बन गया, पी अपॉन बी, पी अपॉन बी। समझ आ गई होगी ये बात सबको, ठीक है। अब देखो साइन कोस टेन, वैसे तो मैं इन तीनों से ही सारे क्वेश्चन करा दूंगा, ठीक है। अब मतलब मैं कोट कूट की जरूरत नहीं लूंगा क्योंकि मुझे पी और बी मिलेगा तो मैं टेन ही लगा लूंगा, पी बाई बी, मैं बी बाई पी लगाऊंगा ही नहीं। अगर आप फिर भी आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर कोसिकेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर सिकेंट होता है, ठीक है, और यहाँ पर कोट होता है, ठीक है। अगर आपसे फिर भी आपको पता तो होना चाहिए, ठीक है। अब देखो अगर आपसे कोई कोसिकेंट थीटा पूछेगा तो आप एच बाई पी कहेंगे, क्या कहेंगे, एच बाई पी। अगर कोई आपसे सिकेंट थीटा पूछेगा, कोई आपसे सिकेंट थीटा पूछेगा तो एच बाई बी कहेंगे। कोई आपसे कोट थीटा पूछेगा तो आप कहेंगे बी बाई पी, आप क्या बोलेंगे, बी बाई पी। आप सभी को समझ आ गई होगी ये चीज, ठीक है। देखो अब अगर ये चीज समझ आ गई है, ठीक है, देखो अभी मैंने बताया कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, ठीक है। अब देखो अगर ये चीज समझ आ गई है तो आप चैप्टर आपका हो चुका है, ठीक है। कैसे, देखो इधर मैं आपको समझाता हूं एक बार अच्छे तरीके से, ठीक है। एक बार देखो ए बी सी, ठीक है, ये बताता हूं मैं आपको, ठीक है। अब देखो इसमें इसने दे दिया कि ये थीटा है, ठीक है, ये आपको दे दी 10 मीटर, ए बी की हाइट दे दी 10 मीटर, ठीक है, और बी सी आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है डियर स्टूडेंट, आपसे बीसी पूछ रहा है। इस चैप्टर में बता रहा हूं कैसे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आपसे बीसी पूछ रहा है, आपने कुछ नहीं करना डियर स्टूडेंट, बिल्कुल इजी है, मेरी बात को ध्यान से सुनो। आप ये देखो, आपको पता थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, आपको पता है परपेंडिकुलर गिवन है और एक साइड अननोन दे रखी होगी और एक आपको बीसी चाहिए, यानी कि बीसी क्या है, बेस है। पी और बी से डील करना है, पी और बी से डील करना है, आपसे बीसी पूछ रहा है, आपने पी और बी से डील करना है। आप इसके पास आइए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, पी और बी कौन ये दे रहा है जी, पी और बी, तो यानी कि टेन थीटा क्या होता है, पी बाई बी, बड़े ध्यान से देखना, टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है पी बाई बी, पी बाई बी, ठीक है, समझ आ गया। अब P क्या है, P आप कहोगे सर 10 है, और B क्या है, B अपने पास BC है, बेस ये हमने निकालना है, और यहाँ पे आपको थीटा भी देगा। मैं अब यहाँ पे थीटा जूम कर लेता हूँ 30 डिग्री, ठीक है, तो यानी कि ये अपने पास हो जाएगा 10 30 डिग्री, कितना हो जाएगा 10 30 डिग्री, ठीक है। अब 10 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाई बी सी, ठीक है, 10 बाई बी सी। अब एक मिनट, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, ये अपने पास आया था, देखो अपने पास आ गया था 10 30 डिग्री,
ठीक है, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 बाई बी सी। ठीक है, बी सी पूछ रहा था आपसे, देखो यहाँ से यहाँ था ना tan 30 इज इक्वल टू 10 बाई बी सी, ये मैंने यहाँ लिख लिया। अब देखो tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, अगर आपको नहीं पता तो मैं अभी आपको वैल्यूज भी सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मैं इंट्रोडक्शन क्लास में सब सिखाऊंगा, क्योंकि जीरो बच्चे भी देख रहे होंगे और इंटेलिजेंट बच्चे भी देख रहे होंगे इस वीडियो को। tan 30 डिग्री का होता है 1/√3 और 10 बाई बी सी। अब बी सी निकालना है, बी सी को उधर ले जाओ, बी सी इज इक्वल टू, अब ये इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा tan√3, तो यानी कि जो ये बी सी अपने पास आ गया tan√3। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस पूरे चैप्टर में यही खेलना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं खेलना, यही इसी के साथ खेलना है। अगर आपको मान लो ये यहाँ पे दे रखा होता tan, तो h बाई बी दे रखा है तो h और b के पास जाए, जरूरी नहीं है अपने h बाई बी लगाना, भाई हम नहीं लगाते सेकेंड, हम तो साइन कोज tan से ये पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे, ना हम कहीं पे कोसिकेंड लगाएंगे, ना हम कहीं पे सेकेंड लगाएंगे, ना हम कहीं पे कोट लगाएंगे, ठीक है, जब तक हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम तो साइन कोज और tan से ही कर देंगे। और आप साइन कोज और tan की वैल्यू ही याद रख लेना, इसकी कोसिकेंड सिकेंड कोट की वैल्यू रखने की याद रखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, ना मैंने आपको लिख के दी है ये वैल्यू, जब मैं आपको अब समझाऊंगा, ठीक है। मैं आपको वैल्यू समझा देता हूँ। देखो ये देखो मैंने आपके लिए टेबल लिख दिया, इसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर लो फटाफट से, ठीक है, समझने के बाद नोट कर लेना, ठीक है, जहाँ पे आप अपने नोट्स बना रहे हो कमेंट बॉक्स में बता देना कौन कौन नोट्स बना रहा है, ठीक है। जो नोट्स बना रहा है उसके 100 में से 100 नंबर आएंगे, जो नोट्स नहीं बना रहा उसके 100 में से 100 नंबर नहीं आएंगे। अब देख लेना, अब आपको बनाने पड़ेंगे नोट्स, बस कुछ मुझे नहीं पता, बनाने पड़ेंगे। देखो अब समझ आ गया। अब देखिए ये आप 9th क्लास में पढ़ के आए हुए हैं, अगर आप ICSE बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं तो, ठीक है। देखिए 9th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री वहाँ पर आ जाती है, लेकिन CBSE बोर्ड में नहीं आती है, ठीक है, वो 10th में आती है। चलो देखो अब मैंने सिर्फ साइन कोज और tan के ही लिखे, इनसे ही अपना काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो आप सिर्फ ये याद रख लेना, ठीक है। देखो ये वाले तो मैं आपको 1 सेकंड में याद करवा दूंगा। देखो अब ये कैसे बने उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट में याद ही रखने पड़ते हैं। देखो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है 0, साइन 30 डिग्री की वैल्यू है 1/2, साइन 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2, साइन 60 डिग्री की वैल्यू है √3/2, साइन 90 डिग्री की वैल्यू है 1, ठीक है। अगर आप नहीं याद करना चाहोगे, मैं क्वेश्चन के अंदर ये बार बार टेबल दिखाऊंगा, अपने आप याद करवा दूंगा, ठीक है। अब देखो एक चीज याद रखना, सिर्फ मैंने आपको बोला है साइन के याद रखना बस आप, ठीक है। हम साइन कोस और tan से ही डील करेंगे बस, ठीक है। देखो आप साइन के याद कर सकते हो, ये तो आपको याद भी होंगे। साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 0 डिग्री की 0, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की √3/2, 90 की 1। अब कोस के लिए आप क्या करो, यहाँ से उल्टा लिखना शुरू कर दो, इसको 1 को यहाँ लिखो, √3/2 को यहाँ लिखो, 1/√2 को यहाँ लिखो, 1 को यहाँ, 0 को यहाँ। देखो कितना आसान हो गया, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब देखो tan का मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद करवाता हूँ। देखो tan 0 डिग्री तो 0 है, और अब tan 30 डिग्री होता है 1/√3, tan 45 डिग्री होता है 1, और tan 60 डिग्री होता है √3, और tan 90 डिग्री होता है नॉट डिफाइंड, मतलब इन्फिनिटी लिख देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि अभी बताता हूँ ये कैसे होता है, लेकिन देखो आपको ये 3 वैल्यू, ये tan वाली देखो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे याद करवाता हूँ। मैं सिर्फ उनको ये कहता हूँ कि आप ना tan 30 डिग्री की वैल्यू याद कर लो, कितनी होती है 1/√3, ठीक है। बस ये याद कर लो और कुछ भी याद ना करो, tan 30 डिग्री की वैल्यू याद कर लो 1/√3, ठीक है। या आप सभी को भी याद होगी, फटाफट याद करो पहले। tan 30 डिग्री की 1/√3, 45 के लिए 1 यहाँ लिख दो, और 60 डिग्री के लिए √3 यहाँ लिख दो, ठीक है। ये याद करने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे लिख नहीं सकते हो आप, याद करने के लिए। अपने tan 30 डिग्री की वैल्यू याद कर ली 1/√3, 45 डिग्री के लिए 1 यहाँ लिख दो, और 60 डिग्री के लिए √ यहाँ लिख दो, यानी कि 1 यहाँ और √3 यहाँ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत, ठीक है। अब tan की तो सर हमें याद ही होगी। अब देखो अब ये tan, ये जैसे ये अनडिफाइंड कैसे आई, अब ये tan की सारी वैल्यू कैसे आई बताऊं, क्योंकि आपको पता है tan x का फॉर्मूला होता है, देखो tan x का फॉर्मूला होता है sin x बाय cos x, ये सारी वैल्यू यहाँ से आई। sin x 0/1 0, 1/√2 √3/2 1/√3, इनको इसको इससे डिवाइड करोगे 1, इसको इससे डिवाइड करोगे 1, और 1/0 आप सभी डियर स्टूडेंट को पता होगा, जब भी नीचे 0 होती है तो अनडिफाइंड, इसीलिए यहाँ पे अनडिफाइंड आया। कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है, अगर आपने ये रट लिया ये तो आप ऑटोमेटिकली निकाल लेंगे, लेकिन ये मैंने आपको याद करवा दिया बस। ये वैल्यू इतनी बार यूज होंगी, इतनी बार आप सोच भी नहीं सकते हो इस चैप्टर में। ये tan 30 डिग्री 45 और 60 डिग्री, tan ज्यादा यूज होगा, ठीक है, tan थीटा, और इसको आप यहीं पर ही याद कर लो। tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 45 डिग्री की 1, और tan 60 डिग्री की √3, ठीक है। अब मैंने जो इस चैप्टर में यूज होना था, अब मैंने वो फॉर्मूले किस लिए नहीं रखे, कोसिकेंट वाला, उसकी जरूरत मैं यूज ही नहीं करूंगा, मैं लिखता भी नहीं उनकी वैल्यूज को, ठीक है। मैं इन 3 वैल्यू से ही सारे क्वेश्चन करवा दूंगा आपको, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे, लेकिन मैं आपको इससे ही करवा दूंगा, ठीक है। समझ आ गया। अब मैंने आपको सब बता दिया इंट्रोडक्शन क्लास। अब आप क्वेश्चन बहुत खुले, मतलब बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 34 क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाऊंगा, फिर उसके बाद फर्दर मैं आपको करवाता हूँ, ठीक है।
देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसके 34 क्वेश्चन है, एक ही एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 23। तो मैं आपको इसका हर एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर, ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बताऊंगा कि कैसे करने हैं सारे क्वेश्चंस, और एक ही मेथड लगेगा हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो ये इंग्लिश देख के नहीं डर जानी क्या लिख रखा है, ठीक है। सबसे बड़ा खौफ तो बच्चों का यही होता है, यार ये कैसे क्वेश्चन है, इतनी बड़ी इंग्लिश, अब ये तो छोटी सी, अभी बड़े बड़े क्वेश्चन करोगे तो, ठीक है। और देखो सबसे पहले आपने फिगर बनानी है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ आपके लिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड एंड 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। बिल्कुल आसान है। आप इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले ऑब्जेक्ट को ढूंढो। ऑब्जेक्ट कौन है? ये रहा पोल है, पोल है, बिल्डिंग है। सबसे पहले आप इसको फाइंड आउट करो। ये रहा पोल, हमने पोल बना लिया, ठीक है। ये रहा पोल, और पोल की हमने हाइट ले ली ए और बी, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? इसने बोला था एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल। अब ये पोल है, ये पोल का टॉप है और ये पोल का बॉटम है। ये पोल का टॉप है, ये पोल का बॉटम है, या इसको आप फुट भी बोल दोगे, कई बार ये फीट भी लिख देगा, कई बार ये फुट भी लिख देगा, उससे कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अब इसने कहा कि एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ऑफ द टॉप ऑफ द पोल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक ग्राउंड पे कोई पॉइंट है, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये चिंटू है, अब ये चिंटी को देख रहा है, ठीक है। ये पोल के ऊपर खड़ी हुई है चिंटी, यहाँ पर देख रहा है, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन, ये एंगल ऑफ, ये जो बना, ये एंगल ऑफ एलिवेशन ये कितना है? देखो है कहीं पर, हाँ जी, ये कितना है? 30 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री। यहाँ तक समझ आ गया? अब इसने कहा ये जो ये 15 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, ये जो ग्राउंड है ये मतलब पोल से कितनी दूर है? पोल से ये 15 मीटर दूर है। पोल से कितनी दूर है? 15 मीटर दूर है। समझ आ गई बात? क्वेश्चन में ये कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। आपको ये निकालनी है माय डियर स्टूडेंट, हाइट ऑफ द पोल, ठीक है। अब क्वेश्चंस को कैसे करना है बहुत ही बढ़िया तरीके से बताऊंगा मैं आपको। देखो हाइट ऑफ द पोल, ये हाइट निकालनी है, यानी कि आपको या तो हमने इसको ए बी को एच लिख दिया, या हमने ए बी निकालनी है। अब आप एक काम कर लेना, बस ये लिख लेना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, और जितनी मैंने आपको वैल्यू कराई है सारी याद कर लेना। सोना चांदी तोले, ठीक है। यानी कि साइन थीटा पी बाई एच, कोस थीटा बी बाई एच, टेन थीटा पी बाई बी, इनसे मुझे कोई लेना देना नहीं, ना मैं इनसे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है। देखिए, और √3 को 1.732 यहाँ पर कंसीडर करना है, ठीक है। कोई दिक्कत? अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब आप ये चीज देखिए, आप थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और ये बेस, आप ये चीज देख लिए, देखिए आप तीनों में से आपको कौन सी दो चीजें दे रखी हैं? एक आपको बेस से डील करना है, एक आपको परपेंडिकुलर से डील करना है। यहाँ लिख लीजिए, एक आपको परपेंडिकुलर से डील करना है, एक आपको बेस से डील करना है। अब आप फटाफट इसके पास जाइए, हाँ जी भाई साहब, सोना चांदी तोले के पास जाइए। पी और बी से डील करना है, पी और बी से डील करना है। किससे डील करना है? पी और बी से। यानी कि आपने रटना नहीं है, आपको पता लग गया। आप लगाने जा रहे हो टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, यार टेन थीटा लिखे, कभी बुक में साइन थीटा लिखा हुआ है, कभी कोस थीटा लिखा हुआ है, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट से नहीं पढ़ रहे हो, इसीलिए आपको नहीं पता लग रहा, ठीक है। तो टेन थीटा पी बाई बी। अब देखो थीटा आपको दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। कितनी दे रखी है? 30 डिग्री इज इक्वल टू, अब ये P अपने पास क्या है? ये P क्या है? ये परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये बेस है ना, वो वाला कंसेप्ट, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 20-25 बार बोल लेना ये, ठीक है। अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर है क्या? आप पेपर में लिखोगे ए बी, पूरा अच्छे तरीके से करोगे, और डिवाइड बाय, इसको भी कुछ नाम दे दो, सी बी सी, ठीक है। अब देखो ए बी अपने पास है क्या? एच, और बी सी अपने पास क्या है? 15, और इसने हाइट ऑफ द पोल ही पूछी है, ठीक है। इस पोल की हाइट पूछी, पेपर में ऐसे लिख देना भाई, लेट ए बी इज द हाइट ऑफ द पोल, बी सी इज द ग्राउंड, मतलब ये सारी चीजें आप लिख देना वहां पे, ठीक है। वो वाली यहाँ पर सारी चीजें लिख देना, ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे, वो लिख लेना, आप खुद से लिख सकते हो, अब इतने बड़े हो गए आप ये लिख सकते हो ये बातें। टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री मैंने आपको सारी वैल्यूज याद कराई थी ना, बस टेन 30 डिग्री की 1/√3 याद रख लो, ठीक है। h/15 समझ आ गया? h/15। अब यहाँ से ये 15 उधर चला जाएगा, और डिवाइड बाय √3, और ये अपने पास h की वैल्यू आ गई। h की वैल्यू आ गई माय डियर स्टूडेंट्स, आपके पास यहाँ पर लिखता हूँ मैं, h की वैल्यू आ गई 15/√3, ठीक है। अब एक चीज हमेशा याद रखना, इसमें क्या करना, जब भी √3 होगा आप रैशनलाइजेशन कर देना, ठीक है। नीचे रूट में ना रखना उसको, ठीक है। जैसे हमने ये √3 रैशनलाइजेशन कर दिया, √3/√3, अब ऊपर आपके पास रह जाएगा 15√3। अब √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। अगर किसी स्टूडेंट्स को नहीं पता तो इधर देखिए, √x इंटू √x हमेशा क्या होता है? 3 होता है। तो √x क्या है? √3 इंटू √3 हमेशा क्या होता है? 3, ठीक है।
सॉरी रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स होता है, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ये कैसे आया रूट एक्स, कभी चलो फिर बाद में बताऊंगा, अभी फिलहाल याद रख लो आप, रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या होता है 3 होता है। ठीक है, चलो देखो यहाँ तक सभी स्टूडेंट को समझ आ गया। अब इसको कट कर लो, ये 5 पे कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास आ गया 5 रूट 3। आप यहाँ पर आंसर को छोड़ सकते हो, लेकिन इसने कहा कि रूट 3 को 1.732 यूज कर लो। ठीक है, इसने बोला कि रूट 3 जहां भी आएगा 1.732 वैल्यू ले लो, तो 1.732। अब 1.732 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, लेकिन आपके लिए डिस्क्लेमर है, कैलकुलेटर मत यूज करना। ठीक है, 1.732 इंटू 5। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ गया 8.66 मीटर। ठीक है, और ये आ गया आपके पास, 1 मिनट, यहाँ से मैंने रूट 3 को 1.732 रखा था, 8.66 मीटर। आई होप आपको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ऐसे ही सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे, एक एक क्वेश्चन। ठीक है, टाइम लग जाएगा, पेशेंस रखना, आप बस कर लोगे आप सारे क्वेश्चंस। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखो, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ये 34 क्वेश्चंस बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस हैं। ठीक है, देखो इजी से इन्होंने इस तरीके से दे रखे हैं कि इजी, पहले इजी थोड़ा, फिर इजी से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होता जाएगा, फिर हाई टॉप लेवल तक के क्वेश्चन भी हैं इस एक्सरसाइज में। ठीक है, लेकिन सारे इजी हैं, देखना ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन मैं एक बार पढ़ देता हूं आपको। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 50 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन आ गया जी, पहले एलिवेशन का करा, अब डिप्रेशन आ गया। तो डिप्रेशन में क्या है, चिंटी चिंटू को देखेगी। ठीक है, तो जब भी हम ऊपर से नीचे देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, नीचे से ऊपर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ अ बॉय इज 30 डिग्री, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर, मतलब नियरेस्ट मीटर तक कैलकुलेट करना है। द डिस्टेंस, कैलकुलेट टू द नियरेस्ट मीटर, द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द BUOYA फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। ओके, क्या पूछ रहा है ये? हाँ चलो देखो, इसने कहा कि आप फिर से ऑब्जेक्ट को ढूंढ लो। ठीक है, मेरे क्वेश्चन करने का तरीका ये क्या है, आप ये क्लिफ, ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये मान लो कोई क्लिफ है यहाँ पे, है ना, ये ऑब्जेक्ट है, इसको बोल दो A, इसको बोल दो B, ये क्लिफ का टॉप है, ये क्लिफ का बॉटम है, यहाँ पर कहीं अपना ग्राउंड होगा। ठीक है, समझ आ गई। अब देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ द क्लिफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अच्छा यहाँ से, इस बार यहाँ से देखा, और ये क्लिफ इसने बता भी दिया है 50 मीटर हाई है। माय डियर स्टूडेंट्स, कितना मीटर हाई है? 50 मीटर हाइट है, यानी कि इस AB की हाइट कितनी है? 50 मीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से इसने कहा द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉयज, यानी कि डिप्रेशन मतलब ये ऊपर से नीचे देखा जा रहा है। अब ध्यान रखना एक बार आप, ठीक है, इस बात को, लेकिन पेपर में आपने लिखना भी है ये इस तरीके से, यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगा लेना। अब ये वाला थीटा दे रखा है आपको, लेकिन आपने डील इसी ट्रायंगल से करना है डियर स्टूडेंट, तो ये थीटा हो जाएगा, वहां पे रीजन लिख देना, यहाँ पे इसको एंगल 1 लिख देना, इसको एंगल 2 लिख देना, और वहां पे रीजन लिख देना, यहाँ पे ऐसे रीजन लिख देना, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, ये सारा रीजन आप वहां पर लिख देना डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो देखो इसने एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया था, लेकिन ये थीटा, तो ये भी थीटा हो गया, हमने तो जी इससे डील करना है जी बस। ठीक है, वही पिछले वाला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं। अब देखो, अब इसने कहा कैलकुलेट टू नियरेस्ट मीटर द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ, यानी कि ये आपको कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट को सी मान लो। ठीक है, ये बोल रहा है ना द डिस्टेंस ऑफ द बॉय फ्रॉम द फुट ऑफ द क्लिफ। फुट ऑफ द क्लिफ तो यही है, मैंने बताया था ना, कभी फुट बोल देगा, कभी बॉटम बोल देगा, आपने सिर्फ कीवर्ड उठा लेने, एक टॉप और एक फुट, कीवर्ड से आप सारा क्वेश्चन कर दोगे, और ऑब्जेक्ट क्या है, बस इतनी सी चीज से आप सारा क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है, फिर आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ आता जाएगा। अब आपको इस क्वेश्चन में BC निकालना है, क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? BC निकालना है आपको इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो और रूट 3 को 1.732 लेना है, और कैलकुलेट टू नियरेस्ट मीटर तक निकालना है। अब आपने कुछ नहीं करना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। ओके, अब आप इसके पास आओ, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, हमने परपेंडिकुलर और बेस से डील करना है, हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे कोई काम नहीं है, और ये 90 डिग्री होता है, ये तो आपको पता है। आपको फिर से P और B के साथ डील करना है। ठीक है, अब आपको पता है P और B क्या होता है, देखो P/B के क्या होता है, tan थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू P/B। सभी को समझ आ गया होगा डियर स्टूडेंट्स को। देखो, अब थीटा भी दे रखा था सर इसने, थीटा हमें दे रखा था यहाँ पे 30 डिग्री। ठीक है, थीटा कितना था? 30 डिग्री, ऊपर भी लिख सकते हो आप, तो ये आ गया tan 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 डिग्री। P क्या है अपने पास? AB, आप पेपर में लिखोगे ये AB, और डिवाइड बाई B क्या है? BC, फिर आप AB की वैल्यू पुट करोगे। अब आगे फर्दर क्वेश्चन में मैं सीधा पुट करूंगा, लेकिन पेपर में आपको ये चीज खुद से लिखनी है। AB हमने लिख दिया 50, और ये BC हमने यहाँ से कैलकुलेट करना है। tan 30 डिग्री, देख मैंने क्या बोला था, आपको अपने आप याद हो जाएंगी चीजें। tan 30 डिग्री 1/√3, अभी मैं पीछे इंट्रोडक्शन क्लास में आपको सब बता के आया हूँ। BC निकालना है, BC को उधर ले जाओ, और √3 इधर चला जाएगा। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आप जानते होंगे। ठीक है, BC, अब 50
50 इंटू, एक मिनट यहाँ से आपको दिख रहा होगा, 1/√3 इज इक्वल टू 50/BC, BC इधर गया 50 इंटू √3। अब √3 की इसने वैल्यू कही थी कि √3 की वैल्यू को 1.73 पुट कर लेना, तो यहाँ पर पुट कर लो 1.732। ठीक है, आपके लिए फिर से डिस्क्लेमर है, ठीक है, तो मैं यूज करूंगा कैलकुलेटर, ठीक है, 50 इंटू, ताकि जल्दी हो जाए ये क्वेश्चन, 1.732। कंसेप्ट में कोई कंजूसी नहीं करी जाएगी, कंसेप्ट में आपको एक एक चीज बताऊंगा, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 86.6 मीटर। ठीक है, समझ आ गया? किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत हो तो मेरे को बता देना। अब हमने क्वेश्चन नंबर ये हमने सेकंड कर लिया है। देखिए डियर स्टूडेंट, ये है क्वेश्चन नंबर 3। देख कितना आसान सा क्वेश्चन है यार, एक बार इसको देखो। A vertical pole is 12 meter high and the length of its shadow is 12√3. What is the angle of elevation? अब आपसे थीटा पूछा है। पिछले क्वेश्चंस में आपको थीटा दे दिया था, जैसे उसमें एंगल ऑफ एलिवेशन भी दे दिया था और एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे दिया था। इसमें अब आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। मैंने फिर बता रहा हूँ आपको, इतने अच्छे तरीके से क्वेश्चन इसमें सजा रखे हैं ना कि आपको सारे कंसेप्ट बताए जा रहे हैं इसमें। ठीक है, जब आप बड़े क्वेश्चन करोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और इसी तरीके से ही पढ़ना चाहिए, पहले आपको सारी चीजें पता लग जाए। अब इस क्वेश्चन में आपसे एंगल ऑफ एलिवेशन पूछा है। देखो मेरा करने का तरीका क्या होता है, ऑब्जेक्ट को ढूंढो। ऑब्जेक्ट कौन है? पोल, वर्टिकल पोल, ये रहा, ठीक है, और इसमें मैंने ए लिख दिया और बी लिख दिया। अब मैं अपने माइंड से लगाऊंगा, ये टॉप है और ये बॉटम है। अब इसने कहा जो पोल है वो 12 मीटर हाई है। एक बार देखो मैं इन क्वेश्चनों को कैसे कर रहा हूँ, ये बहुत जरूरी है, यानी सोल्यूशन देके तो मैं भी जा सकता हूँ आपको, ये ऐसे ऐसे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एंड द लेंथ ऑफ इट शेडो, अब इस पोल की शेडो कहाँ होगी? ये रही इसकी शेडो, ठीक है, ये रही इसकी शेडो, पोल की शेडो इस साइड होगी। अब देखो शेडो की जो दे रखी है कितना है? 12, जो शेडो की लेंथ दे रखी है 12√3 मीटर। मीटर यहाँ पर मत लगाओ, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एलिवेशन तो यही बनेगा, ये बना दो पहले। अब आपसे ये थीटा पूछ रहा है, ठीक है, थीटा आपसे अभी इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप मेरे स्टूडेंट्स हो। देखो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अब फिर से आप इसके पास आओ भाई साहब, इधर हम आपके पास आएंगे। अब इसने एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा निकालना है। भाई साहब आप बताओ तो सही कैसे करें। अब देखो ये थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर गिवन है और बेस गिवन है, यानी कि फिर से हम इस भाई के पास आएंगे, इस ना सोना चांदी तोले, tan के पास आएंगे। tan बोलता है जी, tan थीटा का वैल्यू, tan थीटा होता है P/B। अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा जी, AB नहीं लिखूंगा यहाँ पे। अब P अपने पास क्या है? 12, और डिवाइड बाय अपने पास ये फिर से C पॉइंट लिखना भूल जाता हूँ, BC। तो ये अपने पास BC कितना है? 12√3। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब ये 12 से 12 कट गया। अब इस क्वेश्चन में थीटा पूछा था, tan थीटा इज इक्वल टू कितना बच गया? 1/√3। ठीक है, अब इसमें थीटा पूछा था, देखना बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार। थीटा पूछा था, अब tan थीटा, अब आपको पता 1/√3 किसकी होती है? tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो मैंने उल्टा लिख दिया इसको। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√3 होती है। तो यहाँ से अब कंपेयर कर लो, तो थीटा कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो भाई साहब आप जो एंगल ऑफ एलिवेशन थे ना, वो आप 30 डिग्री थे। और पेपर में अपने आंसर को बॉक्स में जरूर करके आना है, ठीक है, इससे बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। ठीक है, आपने आंसर्स को बॉक्स में आपने जरूर लिख के आना है। तो लो जी, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ठीक है, अब यहाँ पर सारे क्वेश्चंस को आप ढंग से देखना, ठीक है। चलो देखो, अब इसको एक बार पढ़ देते हैं अच्छे से, फिर इसको हम क्वेश्चन को इजीली खत्म करते हैं। ठीक है, देखो इसने कहा एक काइट इज फ्लाइंग, पतंग उड़ रही है, ठीक है। अब मेरे को कमेंट बॉक्स में ये लिख बताना, तुम में से पतंग कौन कौन उड़ाता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अ काइट इज फ्लाइंग विद अ थ्रेड, फिर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट कर रहे हैं आपने सारी चीजें, प्रैक्टिकल लाइफ से। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशन है, और इसको बोला जाता है हाइट एंड डिस्टेंस। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या होता है? प्रैक्टिकल। और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, ये बुक इस तरीके से नहीं पढ़ने किसी भी स्टूडेंट ने, ठीक है। अब देखो, a kite is flying with a thread 80 meter long. If the thread is assumed stretched straight and make an angle of 60 degree with the horizontal, find the height of the kite above the ground. सर क्या बोल दिया आपने? अरे कोई दिक्कत नहीं है, आप एक इधर देखो एक बार, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है एक काइट इज फ्लाइंग, कोई काइट उड़ रही है मान लो, ठीक है, विद अ थ्रेड ऑफ, थ्रेड मतलब विद अ थ्रेड ऑफ, यानी कि उसकी जो थ्रेड, मान लो आप पतंग उड़ा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर मैं पतंग बना देता हूँ, वैसे बनानी तो नहीं आती मेरे को, बना देता हूँ, ठीक है। ये मैंने मान लो पतंग बना दी, ठीक है। अब ये पतंग उड़ा रहे हो आप, अगर आप पतंग उड़ा रहे हो तो धागे की जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है। तो ये थ्रेड है, अब वो जो थ्रेड है वो कितना है? 80 मीटर लॉन्ग है, ठीक है, यही बोल रहा है इसमें। इफ द थ्रेड इज एज्यूम्ड स्ट्रेच स्ट्रेट, मतलब जो थ्रेड है वो स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेच स्ट्रेट है,
एंड मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। ओके, ये मान लो आपने यहाँ से ये, ठीक है, और ये ऐसे, ठीक है, ये मतलब यहाँ से आप पतंग उड़ा रहे हो, तो यहाँ से अगर मैंने सीधी हॉरिजॉन्टल, इसने कहा ना कि एक मिनट, इसने कहा है मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। एक मिनट बताता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये रही, ये वाली है हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल होगी और ये रही हॉरिजॉन्टल। ये कहता है हॉरिजॉन्टल के साथ, विद द हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाया जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको मान लो ए पॉइंट, ये है आपकी प्यारी सी पतंग, ठीक है, ये रही आपकी प्यारी सी पतंग, और ये बी पॉइंट और ये सी पॉइंट। ऐसे डिजाइन मत करके आ जाना पेपर में, कर भी आना कोई चक्कर नहीं, एग्जामिनर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, ये 60 डिग्री। अब इसने कहा है देखो आपको क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट। अब आपको हाइट ऑफ द काइट ये निकालना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द काइट, ये तो इसको मैं h मान लेता हूँ, ये आपको निकालना है इसमें। ठीक है, अबव द ग्राउंड, तो यानी कि ग्राउंड से काइट कितनी ऊपर है, अबव द ग्राउंड, ये कह रहा है ग्राउंड से काइट कितनी ऊपर है, वो आपको कैलकुलेट करना है डियर स्टूडेंट्स। तो चलो देखिए, ध्यान से देखना। फिर से आप डायग्राम ड्रॉ करने के बाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इन क्वेश्चंस में आपने पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो, फिर आप पंडित बद्री प्रसाद ये वाले इन स्टेप के पास आ जाओ, ये जो हमने स्टेप करे हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन तुम्हारा। और किसी भी स्टूडेंट ने घबराना नहीं है कि साइन थीटा पुट करें कोस थीटा, अरे हमें नहीं पता, बस हम क्वेश्चन करेंगे। देखो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, एक तो परपेंडिकुलर की जरूरत है, और एक ये क्या गिवन है, ये 90 डिग्री के सामने वाला एच, एक एच, और पी और एच की जरूरत है। चलो सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, पी और एच, चलो पी और एच, हाँ जी इसके पास, यानी कि हम यूज करेंगे साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाय एच। रटना नहीं है, कई बार बच्चे बोलते हैं इसमें सर कहीं साइन लग रहा है कोस लग रहा है, भाई आप कंसेप्ट से करोगे, आपको कुछ भी चीज रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो साइन थीटा पी बाय एच। अब देखो पी, ये हाइट तो हमने निकालनी है, ये हमें एच दे रखी है, और डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज अपने पास है 80। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज वाला एच है और ये हाइट वाला एच है, कंफ्यूज मत होना डियर स्टूडेंट। ठीक है, ये कैपिटल वाला हाइपोटेन्यूज वाला एच बाय 80, और थीटा भी दे रखा है सर, थीटा को भी पुट कर लो ना, साइन 60 डिग्री एच बाई 80। अब वो मैंने पीछे आपको टेबल बताई थी, आपने नोटबुक पे नोट कर ली होगी। साइन 60 डिग्री की वैल्यू बता दो फटाफट, हरी अप डियर स्टूडेंट्स, हरी अप। √3/2, ठीक है, इज इक्वल टू एच बाई 80। समझ आ गया। अब देखो, अब यहाँ से एच निकालेंगे, 80 उधर चला जाएगा, 80 √3 डिवाइड बाई 2h। ठीक है, तो ये यहाँ से कट जाएगा, h आपके पास आ गया, तो हाइट जो है आपके पास आ गई 40√3। ठीक है, लेकिन अब इसने जो आंसर है वो पॉइंटों में दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इसने कहा भी नहीं कि √3 को आप वो पुट कर लें। जब नीचे √3 हो तो नीचे √3 मत रखना, रैशनलाइजेशन कर ऊपर देना, ऊपर तो हम √3 रख सकते हैं, लेकिन इसने कहीं भी बोला नहीं है, लेकिन ये आंसर को पॉइंटों में दे रहा है यार। तो हाँ, यानी कि हम √3 को, अगर आप आंसर चाहते हो यहाँ भी छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पे इसने लिखा नहीं है ब्रैकेट में कि √3 को 1.732 यूज कर लो। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि आंसर जो है आपका वो मतलब पॉइंटों में डेसिमल्स में दे रखा है। ठीक है, तो इसको करते हैं 40 इंटू 1.732, तो ये आ गया 69.28। कितना आ गया, 69.28 मीटर। ठीक है, तो देखो मैं ये एक बात क्लियर करता हूँ एक बार, किसी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत आ रही होगी तो देखो इसने ना यहाँ पर दे नहीं रखा था कि √3 को 1.732 ले लो, तो आप पेपर में क्वेश्चन यहाँ तक छोड़ देंगे। अब इसने जब आंसर को मैच करवाना था फिर मैंने को पता चल गया कि ये पॉइंटों में दे रहा है, तो √3 को ये यूज कर रहा है, क्योंकि अब आपको एग्जाम में बैठ के थोड़ी पता है कि पीछे आंसर √3 में है कैसे, मतलब पॉइंटों में है कैसे है। अगर वो ब्रैकेट में दे रखा है, देखो पहले इसने अच्छे बच्चे की तरह देखो √3 को ऐसे टेक √3 = 1.732 दिया, अब इस क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा यार। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैंने आपको इसमें 4 तक क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, समझ आ गया आपको सभी स्टूडेंट्स को। अब आगे मैं ऐसे 5-5 क्वेश्चन या 10-10 क्वेश्चन जैसे भी पॉसिबल होगा मैं आपके लिए लेके आऊंगा। और कमेंट बॉक्स में एक तो ये बता देना कि नोट्स कौन बना रहा है, और दूसरी चीज ये बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और तीसरी चीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं, और थैंक यू एवरीवन।